युग अपनी बात दोहराता है। मैंने कहा मैं यामिनी से प्यार नहीं करता। शालिनी नम आंखों के साथ युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना युग जी, क्योंकि मैं आपको परेशान कर रही हूँ और गुस्से गुस्से में आप कुछ भी बोल रहे हैं ताकि मैं यहाँ से चले जाऊं। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं यामिनी से प्यार नहीं करता। शालिनी पलट कर कहती है, पर आप ही तो थे ना जो यामिनी के लिए जीने मरने के लिए तैयार थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो प्यार खत्म हो गया? युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि सब झूठ बोलते हैं कि यक्षिणी ने मेरे पापा को मारा है, पर उस रात जब मैं यामिनी से मिला और उसने मुझसे बिसाहा किया तो मैंने देखा था उसने मेरे पापा के साथ भी बिसाहा किया था, और तब मुझे भी यकीन हो गया। झूठ गांव वाले नहीं बल्कि यामिनी मुझसे बोलते आ रही थी। उसी ने मेरे पापा को मारा होगा जब बिसाहा पूरा नहीं हुआ होगा। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं युग जी, यामिनी ने आपके पापा को नहीं मारा, वो तो। इतना कहकर शालिनी खुद चुप हो जाती है, जैसे उसकी जुबान पर ऐसी बात आने वाली थी जो वो युग को बताना तो चाहती थी, पर अपनी मजबूरियों के कारण बता नहीं पा रही थी। युग अपनी ही बातें दोहराते हुए कहता है, नहीं शालिनी, तुम यामिनी को नहीं जानती, तुम तो उससे मिली भी नहीं हो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ वो एक नंबर की झूठी है। जब देखो झूठ बोलती रहती है, और शायद मुझसे प्यार करना भी एक झूठ ही था। शालिनी अंदर ही अंदर अपने आंसू पीते हुए मन में सोचती है, अब मैं युग जी से कैसे कहूँ, मैं ही उनकी यामिनी हूँ, वो गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। शालिनी युग को समझाते हुए कहती है, नहीं युग जी, यामिनी आपसे बहुत प्यार करती है। आप ही ने तो कहा था कभी कभी झूठ बोलने पड़ते हैं रिश्ते बचाने के लिए। युग पलट कर कहता है, अगर झूठ पर ही रिश्ते बचे रहते हैं तो शालिनी बेहतर ये है हम कोई रिश्ता रखें ही ना। उन रिश्तों का खत्म हो जाना ही ठीक है जिनकी बुनियाद झूठ पर कायम हो। शालिनी कहती है, मतलब आप अब यामिनी से प्यार नहीं करते? उसके लिए वो झरना नहीं ढूंढेंगे युग जी? युग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी फिर वही सवाल दोहराती है, पर युग खामोश ही रहता है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू को क्या हो गया है? वो कैसे बदल सकते हैं? कहीं मैंने इनके साथ बिसाहा करके कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर अब युग बाबू वो झरना नहीं ढूंढेंगे तो फिर कौन ढूंढेगा? एक युग बाबू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। युग वापस से पेंटिंग करते हुए कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ शालिनी, मुझे अकेला छोड़ दो। शालिनी खामोशी रहती है और खामोशी के साथ ही बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि युग की बातों ने उसे बहुत हर्ट किया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि युग उसे कभी ऐसा कहेगा, वो यामिनी से नफरत करने लगेगा। शालिनी का चेहरा उतर गया था। शालिनी जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, युग अपनी जगह पर से उठता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। युग गुस्से गुस्से में फर्श पर बैठता है, रम की बोतल निकालता है और बोतल से ही रम पीने लग जाता है। एक दो घूंट रम पीने के बाद युग वापस से पेंटिंग करने में अपना ध्यान लगाने लग जाता है, पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है। उसके दिमाग में बार बार शालिनी की बातें ही घूम रही थी जो उसने यामिनी को लेकर कही थी। क्या युग जी आप अब यामिनी से प्यार नहीं करते? यामिनी से प्यार नहीं करते? यामिनी से प्यार नहीं करते? युग के दिमाग में बार बार यही बात घूमे जा रही थी। वो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है, पर फिर भी वही सवाल उसके कानों में गूंजते रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे युग ने गुस्से गुस्से में शालिनी के सामने ये बात कह तो दी हो कि वो यामिनी से प्यार नहीं करता, पर खुद उसका दिल ये बात कबूल नहीं कर पा रहा हो, और वो अभी भी यामिनी से बहुत प्यार करता हो। प्यार होता ही ऐसा है जो वक्त के साथ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है, और कभी कम भी होता है तो उसे कम करती है गलतफहमियां जो इस वक्त युग और यामिनी के बीच थी। युग फिर रम पीने लग जाता है और पीते पीते ही जहां पर बैठा था वहां पर सो जाता है। कुछ घंटे बाद रात हो चुकी थी और घड़ी में 12 बज रहे थे। युग अभी तक नशे में सो रहा था। युग को कुछ होश नहीं था कि वो किस हालत में सो रहा है। उसके आसपास वाटर कलर बिखरे हुए थे, हाथों में ब्रश था, जैसे वो सपने में भी पेंटिंग कर रहा हो। युग सो ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर एक हवा का झोंका आता है। वो ठंडी हवा का झोंका जैसे ही युग के चेहरे पर पड़ता है, युग की नींद खुल जाती है। युग अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। युग उसके सामने रखी पेंटिंग को देखते हुए कहता है, ये तो अभी तक पूरी नहीं हुई, मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ? मैं तैयारी नहीं छोड़ सकता, मुझे तैयारी करनी होगी। इतना कहकर युग पेंट ब्रश उठाता है और फिर से पेंटिंग करने में मगन हो जाता है। युग लगातार पेंटिंग ब्रश चलाते रहता है। वो बार बार ब्रश में कलर भरे जा रहा था और पेंटिंग किए जा रहा था। युग पेंटिंग करते करते रुक जाता है
और अपनी पेंटिंग को एकटक नजर से देखने लग जाता है। उस पेंटिंग को देखते देखते उसे गुस्सा आने लग जाता है और अगले ही पल युग उस पेंटिंग को गुस्से से फाड़ते हुए कहता है, नहीं, वो ये नहीं है। आह! युग ने इतनी मेहनत से जो पेंटिंग बनाई थी उसे एक पल में ही फाड़ दिया था। युग को अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। वो तुरंत अपने पास रखी सिगरेट उठाता है और उसे जलाकर पीने लग जाता है। युग सिगरेट का कश खींचते हुए खुद से बड़बड़ाता है, मैं क्यों वो नहीं बन पा रहा? आखिर क्या कमी रह रही है इनमें? फर्श पर ही करीब 30-40 पेंटिंग शीट रखी हुई थी जो रंगी हुई थी, जिसे किसी और ने नहीं, युग नहीं रंगा था। वो सारी पेंटिंग दिखने में एक जैसी लग रही थी। युग गुस्से के साथ उन सारी शीट्स पर हाथ दे मारता है और सारी पेंटिंग फर्श पर बिखर जाती है। युग गुस्से के साथ उन पेंटिंग को घूरने लग जाता है। युग गुस्से से खुद से कहता है, क्यों? आखिर क्यों नहीं बना पा रहा हूं मैं वो जो है, पर किसी को नहीं पता कहां पर है। आंखें बंद करते ही हमेशा मेरे सामने आ जाती है। जब वो है ही नहीं तो क्यों बार बार मुझे दिख रही है? युग पागलों की तरह खुद से बातें किए जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रहा था। युग गुस्से के साथ फर्श पर एक के ऊपर एक फैली हुई पेंटिंग को देख ही रहा था कि तभी उसे उन पेंटिंग में कुछ दिखता है, जिसे देखकर युग सिगरेट के कश खींचना छोड़ देता है। वो उसी वक्त उस सिगरेट को एशट्रे में रख देता है और फर्श पर बिखरी हुई पेंटिंग शीट्स को खड़े होकर गौर से देखने लग जाता है। वो नोटिस करता है कि दिखने में तो सारी पेंटिंग एक जैसी थी, पर हर पेंटिंग में एक नई बात थी। हर पेंटिंग में एक हिस्सा नया था, जैसे आगे की पेंटिंग का हिस्सा हो। युग तुरंत सारी पेंटिंग्स को और फर्श पर बिछाने लग जाता है ताकि सारी पेंटिंग्स को अच्छे से देख सके। जब सारी पेंटिंग्स को युग फर्श पर बिछा देता है तो वो कमरे में रखे स्टूल पर खड़ा होता है और ऊपर ऊंचाई से उन सारी पेंटिंग्स को बारीकी से एक एक करके देखने लग जाता है। युग स्टूल पर पूरा गोल घूम रहा था ताकि सारी पेंटिंग्स को अच्छे से देख सके। युग उन पेंटिंग्स को गौर से देख ही रहा था कि तभी न जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो तुरंत स्टूल पर से नीचे उतरता है, दराज में से सफेद टेप और कैंची निकालता है और अपनी बनाई पेंटिंग में से कुछ पेंटिंग के अंदर के किसी एक हिस्से को बारीकी से कट करने लग जाता है। उस हिस्से को कट करने के बाद युग दूसरी पेंटिंग उठाता है और उसमें से भी एक हिस्से को कट करने लग जाता है। युग स्टूल पर चढ़ता है, ऊपर से उस पेंटिंग को ढूंढता है जो उस पेंटिंग के हिस्से का आगे का हिस्सा हो, और उसके बाद उसे पेंटिंग के हिस्से भी कट करने लग जाता है। जैसे जैसे युग पेंटिंग के हिस्से को कट करते जा रहा था, सफेद ट्रांसपेरेंट टेप से उसे चिपकाए भी जा रहा था। एक एक करके युग सारी पेंटिंग्स को कट कर देता है और उनके हिस्सों को चिपका देता है। जब युग सारी पेंटिंग के हिस्सों को चिपका देता है तो युग के सामने एक नई पेंटिंग आती है, वही पेंटिंग जिसे शायद युग इतने दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था। युग उस पेंटिंग को देखकर खुश हो जाता है। युग उस पेंटिंग को देखते हुए खुद से कहता है, यही है, यही तो है वो जो पिछले 9 दिनों से मुझे सपनों में दिख रहा है। आखिर मैंने इसे बना ही लिया। युग उसी पेंटिंग को देखने में खो जाता है। इस तरफ काला झाड़ी जंगल में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसी सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो कदमों की आहट एक 26 साल की लड़की की थी। उस लड़की ने काला जीन्स और टॉप पहन कर रखा हुआ था। उसका टॉप इतना टाइट था कि उसके उभरे हुए वक्ष निखर कर बाहर आ रहे थे। उस लड़की का बड़ा ही कामुक बदन था, इतना कि उसे देखकर किसी भी पुरुष का दिल फिसल जाए। उस लड़की के सुनहरे बाल थे जो उसके वक्षों तक आ रहे थे। उस लड़की ने इतना ज्यादा परफ्यूम लगाकर रखा हुआ था कि उसके आसपास का पूरा एरिया उसके परफ्यूम से महकने लग गया था। उसने अपने दोनों हाथों से बड़ा सा ट्रैवलिंग बैग पकड़ कर रखा हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से उठाकर आगे बढ़ती जा रही थी। उस ट्रैवलिंग बैग में एक नेम टैग भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था मोनिका। मोनिका परेशान होते हुए कहती है, मुझे ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ पर आ गई। ऊपर से उसने कहा था कि वो लेने आएगी, पर वो लेने भी नहीं आई। तब दोस्त ऐसे ही होते हैं, पहले तो कहते हैं आ जाओ, और जब आ जाते हैं तो लेने ही नहीं आते। उनका कुछ अता पता ही नहीं होता है। सब मेरी गलती है, मुझे ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यही सब बड़बड़ाते हुए मोनिका अंधेरे जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रखा हुआ था, जिसकी रोशनी में वो आगे बढ़ रही थी। उसके मोबाइल में बैटरी तो थी पर नेटवर्क नहीं, जिस वजह से वो किसी को फोन नहीं कर पा रही थी। मोनिका खुद से बड़बड़ाती है, वो ऑटो वाले ने कहा था कि काला झाड़ी जंगल पार करने के बाद ही किश्नोई नदी दिख जाएगी, पर मुझे तो अभी तक कोई नदी दिखाई नहीं दी। नदी तो छोड़ो, मुझसे तो जब से ये जंगल ही नहीं पार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बार बार घूमकर यहीं पर आ रही हूँ, जैसे खो गई हूँ।
मोनिका परेशान हो जाती है और परेशान होकर एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने आसपास लगे बड़े बड़े पेड़ों को देखने लग जाती है। मोनिका अपना मोबाइल ऊंचा उठाने लग जाती है ताकि उसमें नेटवर्क आ जाए, पर उसमें जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मोनिका परेशानी के साथ कहती है, अब मैं क्या करूं? इसमें तो जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा कि मैं उसे फोन तक कर लूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फंस गई हूं यहाँ पर। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके मोबाइल की बची खुची बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है और वो स्विच ऑफ हो जाता है। मोनिका घबराते हुए कहती है, ये क्या, अब तो बैटरी भी चली गई। बस यही देखना बाकी रह गया था। पहले वो ट्रेन लेट हुई, फिर उस ऑटो वाले ने लेट किया, ऊपर से वो यक्षिणी की कहानी सुना सुना कर मेरी जान निकाल दी। मुझे तो कोई यक्षिणी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। बेवजह ही डरा रहा था। मोनिका ने इतना कहा ही था कि तभी उसे जंगली भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उसकी चीख सुनती है, सहम जाती है। अपने आसपास अंधेरा देखकर उसे डर लगने लग गया था। मोबाइल का टॉर्च ऑफ होते ही इतना अंधेरा हो गया था कि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जा रहा था, उसका डर भी बढ़ते जा रहा था। मोनिका डर के मारे अपने ट्रैवलिंग बैग पर ही बैठ जाती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। मोनिका डरते हुए कहती है, ओ गॉड, मुझे बचा लो प्लीज। वादा करती हूँ फिर कभी किसी लड़के का नहीं काटूंगी, किसी को धोखा नहीं दूंगी। वादा, एक वक्त पर एक ही बॉयफ्रेंड चलाऊंगी। प्लीज गॉड, मैंने जितने भी पाप किए उन सारे पापों के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। मोनिका अपने किए गए पापों की माफी मांग ही रही थी कि तभी उसे एक लड़के की प्यारी सी गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। आओ 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 ना, प्यार के बोल गाओ ना, मुझको अपनी बाहों में भर कर काले साए में मिल जाओ ना। मोनिका उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? इतनी रात में इस सुनसान जंगल में कौन लड़का गाना गा रहा है? फिर लड़के के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। आओ 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 ना, प्यार के बोल गाओ ना, मुझको अपनी बाहों में भर कर काले साए में मिल जाओ ना। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।